अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पोलैंड में 2 हफ्ते बाद इलेक्शंस हैं। वहाँ पे मामला बहुत ही ज़्यादा अजीब से होते जा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, उन हवालों से भी काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास। और जो वैक्सीन पॉलिटिक्स दुनिया में इस वक्त चल रही है, उसके पीछे कुछ कहानियां हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये 2 चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगा कि घाना एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके प्रेसिडेंट ने अभी जो स्पीच की है, उसने दिमाग की बत्तियां खोल दी हैं। उसने कहा है कि हमें अब वक्त आ गया है कि ओपनली इस बात को कबूल करो कि यूरोप और अमेरिका ने अपनी मुल्क की दौलत और एम्पायर हमारे अफ्रीकन के खून, पसीने और आंसुओं और हॉरर्स के ऊपर स्लेव ट्रेड करके बिल्ड की है। उन्होंने कहा कि आज वक्त आ गया है कि आप इस बात को कबूल करें कि आपने मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को स्लेव ट्रेड के ज़रिए यूरोप और अमेरिका में अपने मकसद के लिए यूज़ किया। उनके ऊपर इंसानियत सोज यानी इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया, इतना जुल्म किया इनके ऊपर, और उसके ऊपर आपकी ये एम्पायर बिल्ड हुई है। अजीज़ दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ पे गया था, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, जिसको कि ये इंडिया का रास्ता ढूंढने गया था ना, तो पहले तो ये समझा था कि ये इंडिया है, तो उनको इंडियंस कहा गया था। आम जबान में उनको रेड इंडियन भी कहते थे। उनका तो उन्होंने जेनोसाइड करके सफाया कर दिया। आज थोड़ी सी तादाद बची है। अब ये यहाँ से जो चर्च के जो आज जो मुसलमानों के ऊपर शरिया है और ब्लास्फेमी की तलवार है, उस वक्त यूरोप में चर्च का कंट्रोल था और ब्लास्फेमी के नाम पे जिसको मर्जी आती थी उसकी गर्दन उड़ा देते थे। वो इनका तो तरीका ही होता था ना, गर्दन रख के वो टोका ऊपर से ठक गिरता था और गर्दन अलग। तो वहाँ यहाँ से जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो रास्ता ईजाद किया, तो यहाँ से शिप भर भर के बागी जो मज़हब के बागी थे वो अमेरिका जाते थे। अब अमेरिका एक फर्टाइल लैंड थी। एक तो वहाँ पे सोने की कानें थीं, फर्टाइल लैंड थी, इतना बड़ा मुल्क था, खाली पड़ा था। तो इन्होंने उस वक्त अफ्रीका से शिप भर भर के स्लेव्स लाए, गुलामों को वहाँ ला के आबाद किया। एक अमेरिकन ख़ानदान होता था, उसमें 2-3 आदमी, 2-3 औरतें होती थीं। वो बंदूक के ज़ोर पे 200-200, 400-400, 500-500 काले मज़दूर यानी अफ्रीकन मज़दूरों को, मज़दूर नहीं गुलामों को, बंदूक के ज़ोर पे जंजीरों में बांध के उनसे खेती बाड़ियाँ कराते थे, उनसे घर बनवाते थे, उनसे सारे काम करवाते थे। और आज अमेरिका की जो एम्पायर है, उसमें नो डाउट कि इन अफ्रीकन स्लेव्स का सबसे ज़्यादा खून, पसीना और आंसू दफन है। और आज भी अमेरिका में एफ्रो अमेरिकन जो लोग हैं वो सबसे बैकवर्ड हैं। कहने को लोग कहते हैं कि ये अपनी हरकतों की वजह से हैं, जैसे भारत में मुसलमान भी उनको उनके कम्युनल लीडर्स ने इस तरह का रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल इसके पीछे भारत में मुसलमानों को बैकवर्ड उनके कम्युनल लीडर ने रखा है, वरना भारत में तो मुसलमान कई 100 साल तक रूल करते रहे। अमेरिका में तो एफ्रो अमेरिकन्स ने कभी रूल नहीं किया। इनके ऊपर तो हिस्टोरिकल परसिक्यूशन रहा है। इस तकरीर ने बहुत सारे लोगों को हिला दिया और उन्होंने लंबी चौड़ी स्पीच है। अब मैं इस पर डिटेल में क्या बताऊं। यहाँ एक और चीज़ मैं लाना चाहूँगा आपके सामने, वो ये है कि यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक कोलंबस की तरह शिप लेके इस तरफ निकला था नई दुनिया ढूंढने, उसको ऑस्ट्रेलिया मिल गया। वहां पे एबॉर्जिन रहते थे, वो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन थे। जितना जुल्म एबॉर्जिन के साथ गोरों ने वहां पे किया है ना, उतना तो शायद अमेरिका में भी नहीं था कालों के ऊपर। और वहाँ के एबॉर्जिन्स को बाकायदा जंजीरों में बांध के उनके साथ जो इंसानियत से सलूक होता था, वो आज खुद हिस्टोरियन मान रहे हैं
लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक इन एबोर्जिन लोगों को ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं मान रहा। पूरी दुनिया मानती है कि एबोर्जिन्स वर दी ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गोरे ये बात मानने को तैयार नहीं कि एबोर्जिन ऑस्ट्रेलियन थे, ओरिजिनल थे, वगैरह वगैरह। और अब 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने एक रेफरेंडम का ऐलान किया है कि इस रेफरेंडम में बताया जाएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अब एबोर्जिन को बाकायदा एक जगह दी जाए और एबोर्जिन के लिए ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बाकायदा एक अलग हिसाब किताब रखा जाए, या उनका कोटा हो और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके साथ ज़्यादती ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें की जाएं। आपको वो पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का एक नया फास्ट बॉलर है स्कॉट बोलैंड, ये शायद एबोर्जिन है। तो जाहिर है अब 1770 से लेके आज तक 300-400 साल में नस्ल उनकी काफ़ी हद तक बदली है। तो आज एबोर्जिन के ऊपर मैं नहीं कह रहा कि वो जुल्म हो रहा है जो शुरू में होता था, लेकिन बहरहाल हिस्ट्री को भी करेक्ट करना ज़रूरी है। और अगर इसको जैसे घानियन प्रेसिडेंट ने अमेरिका के लिए कहा, जैसे एबोर्जिन के लिए ऑस्ट्रेलिया में कहा जा रहा है, ऐसे ही इंडिया के हवाले से भी इस बात को हिस्टोरिकली करेक्ट करना ज़रूरी है कि इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हिंदुओं के ऊपर 1000 साल तक अत्याचार होता रहा है। इन्वेडर्स ने वहाँ पे जेनोसाइड किए हैं, इकोनॉमिक जेनोसाइड किए हैं, प्लंडरिंग ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज एंड वेल्थ। 45 ट्रिलियन पाउंड का तो खाली इंग्लैंड लेके गया है। तो मुसलमान एम्पायर्स ने तो वहाँ पे जो हशर किया था इंडिया का, वो अलग है। फिर रिलीजियस जेनोसाइड जो है वो अलग है कि जब इन्वेजन शुरू हुआ तो इंडिया में सिर्फ एक कौम रहती थी, एक रिलीजन था, हिंदुइज्म। लेकिन आज अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 60-70 करोड़ मुसलमान मिलाएं, कुछ करोड़ क्रिश्चियन मिला लें, तो ये सब रिलीजियस जेनोसाइड भी है हिंदुओं का। तो ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को करेक्ट करना ज़रूरी होता है। ऑल दो कि ऑस्ट्रेलिया के इस रेफरेंडम के बारे में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के, देखें मुझे ऑस्ट्रेलिया के लोग, सॉरी टू से ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनरली मेरा परसेप्शन ऑस्ट्रेलियंस के बारे में इतना अच्छा नहीं है। जब भी इतनी हाईएस्ट क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेरा कभी भी फेवरेट क्रिकेट टीम नहीं रही है, क्योंकि आई डोंट लाइक द एरोगेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। एरोगेंस अमेरिकन्स में भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जितना और एरोगेंस मैंने कहीं नहीं देखा। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज़्यादा एरोगेंट पीपल हैं, और इस रेफरेंडम के बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 70% 70% ऑस्ट्रेलियन इस रेफरेंडम में एबोर्जिन के खिलाफ वोट डालेंगे। ये अब भी अधिकार देने को तैयार नहीं ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस को। अजीज दोस्तों, यूरोप की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर मैं यूरोप की पोलैंड के हवाले से लाऊंगा कि पोलैंड में 2 हफ्ते बाद इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस में मामला बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि आपको पता है कि पोलैंड के बारे में ये बड़ा वो है कि इसने इमिग्रेशन के मामले में बड़ी सख्ती रखी है, और पोलैंड डज नॉट अलाउ मुस्लिम माइग्रेंट्स। उस पर पूरी दुनिया उन पर तनकीद, क्रिटिसाइज तो करती रही है। बीइंग मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोप भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और यूरोप इसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर प्रेशर डालती है कि आप मुस्लिम माइग्रेंट्स लो। उसने कहा हमने इतने सारे यूक्रेनियन ले लिए ना, लेकिन हम मुस्लिम माइग्रेंट नहीं लेंगे। लेकिन आज ये रूलिंग पार्टी, ये प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड को ख़तरा है, वो ये कि इनकी सरकार ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि ओपोजिशन पार्टी है ना जो उनकी, डोनाल्ड टस्क, जो वार्सो कैपिटल के मेयर राफाल त्रास्कोविस्की है ना,
वो भी इनके साथ हैं। और इन्होंने अभी एक रैली का ऐलान किया वार्सो में, तो लाखों लोग जमा हुए, पूरे पोलैंड से लोग वहाँ पे गए और लाखों लोग जमा हुए। एक्चुअली ये जो टस्क है ना, डोनाल्ड टस्क, जो पोलिश अपोजिशन लीडर है और पोलैंड की 4 पार्टी कोएलिशन जो है उसका इलेक्शन में मोटो है, वो ये बात फैला रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड की जो लॉ एंड जस्टिस पार्टी है ना, वो यूरोपियन यूनियन से पोलैंड को अलग करना चाह रही है, जो कि हमारे हक में नहीं है। अब ये टस्क है ना, ये खुद भी यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका है और ये प्रो यूरोपियन है, लेकिन रूलिंग पार्टी ने ये ऐलान किया है कि हम बिल्कुल यूरोपियन यूनियन से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन हमारे कुछ पॉलिसी मैटर्स पे इख्तलाफ हैं। हमको ये थोड़ी है कि यूरोपियन यूनियन ने जो कह दिया हम सब चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। हम अपनी कंट्री के लोगों के मफाद में जो बेहतर होगा वो करते हैं, और उसके लिए हम यूरोपियन यूनियन से लड़ते रहेंगे, लेकिन हम अलग होने को तैयार नहीं। तो ये है कि एक ज़बरदस्त इन्होंने रैली निकाली, रूलिंग पार्टी ने भी रैली निकाली और कोशिश कर रहे हैं कि वो 2 हफ्ते बाद के इलेक्शन में मुकाबला कर सकें, लेकिन चीज़ें काफ़ी टफ हैं। अजीज़ दोस्तों, एक हॉलैंड के हवाले से खबर है कि हॉलैंड में अभी कुछ दिनों पहले एक घर पे और एक मेडिकल इंस्टीट्यूट पे किसी बंदे ने फायरिंग की। हॉलैंड की पुलिस उस बंदे की आइडेंटिटी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं, और अब पता चला है कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट, एनिमल अब्यूज़र फुआद नामी आदमी है। सिर्फ फुआद नाम बताया है, और जिसकी फायरिंग से इसके पड़ोस में एक औरत और उसकी बेटी और एक टीचर मर गई। गवर्नमेंट इसको ये इंप्रेशन दे रही है कि ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कह रही है ये फार राइट वाला बंदा था, लेकिन ये फुआद नाम होना काफ़ी है कि उसकी नेशनलिटी की हमें जानने की ज़रूरत नहीं, इसका मज़हब पता चल गया तो ये फार राइट हो ही नहीं सकता। ये एक्सट्रीम लेफ्ट इकोसिस्टम का आदमी है, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, जिसके बारे में वो वहाँ की सरकार बताना नहीं चाह रही। अजीज़ दोस्तों, जर्मनी के हवाले से जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने कहा है कि जर्मनी में काफ़ी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ दाखिल होने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, यूरोपियन ब्रिटिश कुछ जर्नलिस्टों ने, कुछ लोगों ने, एक्सट्रीम राइट की जो ब्रिटिश की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जर्मनी क्या कर रहा है कि कश्तियों में भर भर के वो रेफ्यूजीज़ को यूके की तरफ भेज रहा है, और उसमें जर्मन गवर्नमेंट इनको मदद करती है ताकि यूके की तरफ जाएं। ये एक आरोप है, इसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन जर्मनी बहुत परेशान है क्योंकि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ना, जो ख़ास तौर पे इस्लामिक देशों से, ये आते हैं दामाद बन के। वो समझते हैं कि ये हम इनके दामाद हैं, और वो दामादों की तरह यहाँ पे रहते हैं, बादशाहों की तरह यहाँ रहते हैं। जिस लड़के को मर्जी आई उसका रेप कर दिया, बेहतरीन होटलों में इनको रखा जाता है। अब जर्मनी की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये सजेस्ट किया है कि हम ये जो कैश बेनिफिट इनको देते हैं ना, वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कैश बेनिफिट के अट्रैक्शन में ही ये लोग जर्मनी की तरफ आते हैं। तो हमें ये बंद कर देंगे ना तो लोग आना बंद कर देंगे। लेकिन जर्मनी ने अपनी बॉर्डर्स के ऊपर सख्ती कर दी है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह माइग्रेंट्स के इस इनफ्लो को रोका जाए। अजीज दोस्तों, बिल गेट्स ने 2019 में कोविड आने से पहले फाइजर कंपनी के बेशुमार शेयर्स खरीदे। 10,38,674 शेयर खरीदे, जिनकी पर शेयर वैल्यू $18 थी। और फिर नवंबर 2021 में जब फाइजर ने वैक्सीन निकाली
तो उन शेयर की $18 वाले शेयर की पर शेयर $300 वैल्यू हो गई थी। और वैक्सीन का ड्रामा इस छोटे से उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बिल गेट्स को कैसे पता चला कि कोविड नामी एक पेंडेमिक आने वाला है, फिर इसके लिए वैक्सीन बनाई जाएगी और फिर फाइज़र वो वैक्सीन बनाएगी। और तो ये सब हमें नज़र आता है। देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने बताया कि न्यूयॉर्क में बिलियनर्स की मीटिंग हुई। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, डेविड रॉकफेलर, जॉर्ज सोरोस, टेड टर्नर, ओपरा, माइकल ब्लूमबर्ग और इन सब की। अब इसमें आप देखें, नाम सारे गौर से देखें। ओपरा, माइकल ब्लूमबर्ग, टेड टर्नर, ये सब मीडिया। वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, इन्वेस्टर्स, $100 of billions के मालिक हैं और पूरी दुनिया में अपने पैसे पे खेल खेलते हैं। ये है जो दुनिया को चीज़ें, दुनिया का सिस्टम जो चला रहे हैं ना, ये एक ग्रुप जो हमेशा मैं कहता हूँ ना कि अमेरिका और दुनिया की पॉलिसी कॉरपोरेट सेक्टर बनाता है। ये कुछ बिलियनर्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारे कंट्रोवर्शल्स हैं। और गुर्बत हटाने के नाम पे ये गुर्बत बढ़ा रहे हैं। ये एक और खबर आई थी 2009 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये जो मीटिंग थी ये भी 2009 की ही है। और 2009 में इसी मीटिंग के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये हेडलाइन लगाई थी कि जो बिलियनर है ना, वो दुनिया की आबादी कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो पेंडेमिक आया ना, ये इसका छोटा सा नमूना था। अभी चाइना की जो आयरन लेडी है जिसने वैक्सीन के वो चाइनीज़ कोविड-19 के बारे में सारी पोल खोली थी, उसने कहा है कि कोविड तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा वायरस आने वाला है, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ आने वाली है और तबाही मचने वाली है। अब ये जोसेफ बोस ने ये सवाल उठाया था पिछले साल। इन्होंने कहा कि HIV एड्स 40 साल से रिसर्च हो रही है, उसकी वैक्सीन नहीं बनी। कैंसर की रिसर्च 100 साल से हो रही है, उसकी वैक्सीन नहीं बनी। इवन एक आम फ्लू है, उसकी वैक्सीन नहीं बनी। तो अचानक एक वायरस आता है कोविड, और 12 महीने के अंदर उसकी वैक्सीन बन भी जाती है और 4 अलग अलग कंपनियां बना लेती हैं एक ही हफ्ते में। और वो पूरी दुनिया में लॉ बना दिया गया कि आपको ये लेनी ही लेनी है, नहीं लेंगे तो आपको बाहर नहीं निकल सकते, सिनेमा नहीं जा सकते, शॉपिंग सेंटर नहीं जा सकते, प्लेन, ट्रेन, शिप कहीं भी नहीं जा सकते, आपके लिए ओब्लिगेटरी कर दी गई। क्या मजाक है भाई। आप ये देखें कि फ्लू, कोविड भी एक फ्लू था ना, फ्लू की वैक्सीन आई है। मुझे यहाँ पे साल में 3-4 बार मैसेज आता है NHS का, आ जाओ भाई फ्लू वैक्सीन लगाओ। जब पहली बार आया था कुछ सालों पहले तो मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा ये वैक्सीन लगाने से मुझे फ्लू नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? तो मैंने कहा फिर वैक्सीन, बोला वो बस चांस थोड़ा कम हो जाता है। यानी फ्लू की वैक्सीन नहीं आई, कोविड फ्लू की वैक्सीन आ गई। तो ये सब एक कंट्रोवर्सी नहीं है तो और क्या है। अजीज दोस्तों, नेक्स्ट पेंडेमिक ऑन द वे कहा जा रहा है और मिलियंस ऑफ लाइव्स जा सकती हैं। अब आप 2009 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को वापस ज़हन में लाएं, जब दुनिया भर के बिलियनर्स ने बैठ के ये तय किया था कि दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए। तो दुनिया की पॉपुलेशन कम करने के लिए या तो जंगें हैं या पेंडेमिक्स हैं, दोनों चीज़ें ये करवा रहे हैं। जितनी जंगें हुई हैं अमेरिका ने की हैं भाई, पिछले 40 सालों में आप जंगें देख लें। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग ये इस तरीके से मार रहे हैं जंगों और पेंडेमिक के नाम पे। ये CIA को पे किया था इन कॉरपोरेट सेक्टरों ने पब्लिक को मिसलीड करने के लिए कोविड वैक्सीन के ऊपर।
Pentagon funded study warns dementia among US officials poses national security threat. अमेरिका में ये रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स में डेमेंशिया की बीमारी बढ़ गई है. डेमेंशिया मतलब भूल जाना. बाइडेन इज लिविंग एग्जाम्पल. हमें नजर आता है बाइडेन भुलक्कड़ है, इसकी पर्सनालिटी में, इसकी एक्टिविटीज में हमें ये सब नजर आता है. एनीवे अजीज दोस्तों, दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.